अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है जो हम वर्ब और उसके टाइप्स को पढ़ रहे थे। लेकिन पार्ट 3 में जो उनसे हम फर्दर जो उनसी वर्ब की एक बेसिक टू टाइप्स में से जो सेकंड टाइप है उसको पढ़ेंगे, व्हाट आर इनफाइनाइट वर्ब्स। और टाइप्स को देखेंगे कि इनफाइनाइट वर्ब्स की टाइप कौन कौन सी हैं, और स्पेसिफिकली जेरेंड को डिस्कस करेंगे और उसकी फॉर्म्स को। स्टार्ट लेंगे हम इनफाइनाइट वर्ब्स की जो उनसे करेक्टरिस्टिक्स से कि व्हाट आर इनफाइनाइट वर्ब्स। वैसे तो हमने इसे पढ़ा है, रिवाइज करने का मकसद ये है कि आगे हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, और जब हम टाइप्स पढ़ेंगे, जब हम इसको जनरली भी पढ़ेंगे साथ, तो हर चीज़ आपस में रिलेट हो जाएगी। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि नो डायरेक्ट रिलेशन विद द सब्जेक्ट। मतलब इनफाइनाइट वर्ब्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट चेंज हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई इनफाइनाइट वर्ब को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट वर्ब वैसे का वैसा ही रहेगा और कॉन्टेक्चुअली वही मीनिंग अपना कन्वे करेगा। सेकंड ये कि डज नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। ऑल्दो कि ये मेन वर्ब से ही बनते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? थर्ड पॉइंट में यही बात लिखी हुई है, एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये एक्ट करते हैं एज अ नाउन, एक्ट करते हैं एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। आप ये कह रहे होंगे सर अगर ये वर्ब है तो ये कैसे नाउन, किस तरह एडजेक्टिव और किस तरह एडवर्ब एक्ट करेंगे? ये जैसे जैसे हम इनकी एग्जांपल्स पढ़ते जाएंगे ना, और इस इनफाइनाइट वर्ब्स की सब टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो हमें हर बात क्लियर हो जाएगी। बेसिकली हिंट यही है कि ये इनकी प्लेसिंग पर डिपेंड करता है कि ये किस जगह प्लेस हुए हैं, ये उसके मुताबिक जो है उधर का फंक्शन है। मतलब अगर नाउन की जगह प्लेस हुए हैं तो ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर एडजेक्टिव की जगह पर इनकी प्लेसिंग है तो ये एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले करेंगे, और अगर ये वर्ब के बाद आ रहे हैं, मेन वर्ब के बाद, तो एज एन एडवर्ब एक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये फोर्थ बात ये है कि दीज आर आल्सो कॉल्ड वर्बल्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्हें वर्बल्स भी कहा जाता है, इनफाइनाइट वर्ब्स को। अब ये वर्बल्स क्या होते हैं? आगे ये डेफिनेशन मेंशन्ड है कि वर्बल आर डिफाइंड एज वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स बट डू नॉट एक्ट एज वर्ब्स। मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब से ही बने पर वर्ब की तरह एक्ट ना करें, वो क्या होते हैं? वर्बल्स होते हैं। और इनफाइनाइट वर्ब्स का तो यही काम है कि वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते, बल्कि वो किसी और का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब हम मूव करते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स की टाइप्स पर कि इनफाइनाइट वर्ब की टाइप कौन कौन सी हैं। इनफाइनाइट वर्ब की बेसिकली थ्री टाइप्स हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स। इन्हें मैंने पहले भी एक दफ़ा जो उनसे ओवरव्यू में शायद इनके नाम लिए थे, लेकिन इन्हें डिफाइन नहीं किया था। अब जब हम इन्हें प्रॉपर डिस्कस करेंगे तो यकीनन हम इनकी डेफिनेशन को भी जान जाएंगे, और फिर उसके बाद हम इनकी फॉर्म्स और सब टाइप्स को पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो से जेरेंड को और उसकी फॉर्म्स को हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अब शुरू करेंगे, व्हाट आर जेरेंड्स। Gerunds can be defined as words which are made up of main verbs and act as a noun or noun phrase called gerunds। मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि मेन वर्ब से बने और नाउन या नाउन फ्रेज की तरह एक्ट करें, वो जेरेंड है। देखिए, अब इसका फंक्शन भी चेंज है, और ये मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो किससे बना है? मेन वर्ब से ही बना है। डेफिनेशन भी यही बात को क्या कर रही है? एक्सप्रेस कर रही है। एक सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और इंटरेस्टिंग भी है कि जेरेंड्स आर फाउंड बाय एडिंग आई एन जी विद द वर्ब। कि जेरेंड्स जो उनसे हैं वो बनते किस तरह है? जब आप आई एन जी इन द सुफिक्स ऑफ एनी वर्ड या मेन वर्ब में, मेन वर्ब के सुफिक्स में या एंड पर आप आई एन जी पुट करेंगे तो वो जेरेंड बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपके जहन में आता है, सर कंटिन्यूस टेंस में तो आईएनजी अगर आप पुट करें तो मतलब कंटिन्यूस टेंस में तो होता ही आएंगे जी, मेन वर्ब के साथ पुट है, तो क्या वो जेरेंड होगा? बिल्कुल नहीं, वहाँ पर वो मेन वर्ब भी है। जेरेंड तब होगा जब उसकी आप प्लेसिंग चेंज करेंगे। मैंने आपको ऊपर हिंट दी थी कि ये डिपेंड अपॉन द प्लेसिंग होते हैं इनके फंक्शन। अब ये जेरेंड का फंक्शन बेसिकली नाउन और नाउन फ्रेज का होता है। तो ये जिधर भी नाउन या नाउन फ्रेज यूज़ हो सकता है विद इन द सेंटेंस, अगर इसकी प्लेसिंग उस जगह पर है तो ये एज अ जेरेंड एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ माई हॉबी। अब ये इधर स्विमिंग जो है, देखें इधर नीचे लिखा हुआ है कि ये जेरेंड की तरह एक्ट कर रहा है, और ये वर्ड स्विम से बना है।
अब ये स्विमिंग इधर आप कह सकते हैं सर जेरेंड कैसे है, जेरेंड इस तरह वजह से है क्योंकि ये इन द प्लेसिंग ऑफ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है और सब्जेक्ट में हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज ही तो इस्तेमाल होता है। मतलब ये अब ये नाउन और नाउन फ्रेज की प्लेसिंग पे आया हुआ है, मतलब उसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये जेरेंड हो गया। और ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यही बात थर्ड ये लिखी हुई है कि कॉन्टिन्यूस टेंस पे स्विमिंग जो सा इट सेल्फ वर्ब भी यूज़ होता है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अब कॉन्टिन्यूस टेंस में जो सा आईएनजी जिनके साथ लगता है अब वो भी जेरेंड है, वो बिल्कुल जेरेंड नहीं है, वो मेन वर्ब है। अगर उनकी प्लेसिंग चेंज होगी, प्लेसिंग के मुताबिक उनका फंक्शन चेंज होगा, और फंक्शन चेंज होने से क्या होगा, उनको एक नया नाम मिल जाएगा, वो क्या होगा, जेरेंड होगा। अब हम फॉर्म्स ऑफ जेरेंड को पढ़ेंगे और इससे हमें जो सा जेरेंड आइडेंटिफाई करने में बड़ी आसानी होगी। बेसिकली जो सा हम सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आपने मतलब हम इसको वैसे भी कह सकते कि ये नाउन फ्रेज में इस्तेमाल हो रहा है, ये एज अ नाउन का फंक्शन प्ले कर रहा है, तो स्पेसिफिकली हमें इसको एक नेम देना पड़ना था कि ये कौन सा टाइप ऑफ वर्ब है, तो इसलिए हमने इनको मतलब मीनिंगफुल जो सा टर्म बनाने के लिए इसको एक जेरेंड का नेम दिया है और इसको आइडेंटिफाई कर लें तो ये जो है हमारे नॉलेज में इजाफा है। अब जेरेंड एज ए सब्जेक्ट, ये वही बात आ गई जो हमने जनरली पढ़ी है एग्जांपल में कि स्विमिंग इज़ माई पैशन। अब इधर वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है और वो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये जेरेंड एज अ सब्जेक्ट है। अब जो सेकंड में है जेरेंड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माय फ्रेंड एडमायर माय स्विमिंग। अब माय स्विमिंग क्या, ये एक नाउन फ्रेज है जिसमें पोजेसिव एडजेक्टिव और जेरेंड यूज़ हुआ है और ये पूरा एज अ नाउन फ्रेज एक्ट कर रहा है। और एडमायर जो सा इसका मतलब मेन वर्ब है और ये डायरेक्टली जो सा है नाउन फ्रेज उससे एक्शन रिसीव कर रहा है, इस वजह से वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं है या कोई एडवर्ब नहीं है, इस वजह से ये क्या है, जेरेंड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जेरेंड जो है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी एक्ट कर सकते हैं, मतलब वो एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव स्पेंट माय लाइफ इन टीचिंग, तो इसमें आई हैव स्पेंट माय लाइफ जो है ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, और इन टीचिंग जो है वो क्या है, वो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज का जो है वो ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है जेरेंड, मतलब वो एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू द होल सेंटेंस। मतलब मेन वर्ब के लिए वो क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन एक्ट कर रहा है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जिसको आप कहें कि पता नहीं ये क्या है, इसको जहन पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से ठंडे जहन से इसको देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जेरेंड जैसा आसान कोई कॉन्सेप्ट जो है उसे मुश्किल बनाया जा सकता है। अब हम फोर्थ फॉर्म ऑफ जेरेंड पढ़ने वाले हैं। फॉर्म ऑफ जेरेंड मतलब हम देखेंगे अब जेरेंड को किस में, जेरेंड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, मतलब हम जेरेंड की प्रेजेंस को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज़ मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, उस वक्त तो मैंने ज़बानी कलामी समझाया था, लेकिन अब मैं इसे एक प्रॉपर डेफिनेशन के ज़रिए समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। मतलब ऐसा वर्ड फ्रेज जो वर्ड या कोई फ्रेज जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आए और आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब किसी करे सब्जेक्ट को करे। अमूमन ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो सा होता है कोई नाउन फ्रेज में जो यूज़ हो रहा है या कोई नाउन यूज़ हो रहा होता है वो सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब से एक्शन रिसीव करता है, लेकिन जिधर लिंकिंग वर्ब होते हैं वहाँ पर जो से मेन वर्ब तो प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से जो नाउन या नाउन फ्रेजेस होते हैं या कोई एडजेक्टिव होते हैं वो बेसिकली किस बात को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली जो है सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। मतलब जो नाउन या नाउन फ्रेज सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है ना, वो उसी के मीनिंग को क्या कर रहे होते हैं, उसी का कॉन्टेक्स्ट, उसी के मीनिंग को मतलब मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं और कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। अब एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं ताकि ज़्यादा समझ आए। फॉर एग्जांपल फरहान डू हिज गार्डनिंग इन हिज लॉन, फरहान अपनी बागबानी अपने बागीचे में करता है। तो अब फरहान क्या है, इस पे सब्जेक्ट है। अब डू क्या है, इसमें
लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब इस वजह से है क्यों ना कि डू के बाद कोई मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी पहचान है। अब फरहान डू हिज गार्डनिंग, अब हिज गार्डनिंग क्या है, ये एक आप कह सकते हैं आगे से नाउन फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, और जो नाउन फ्रेज है वो किसी वर्ब के क्या कर रहा है, मीनिंग को, उस वर्ब के एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या बता रहा है, फरहान के बारे में बता रहा है। फरहान डू हिज गार्डनिंग, तो फरहान के बारे में क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, फरहान को आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो फरहान अपनी गार्डनिंग करता है। मतलब फरहान के मीनिंग को क्या कर रहा है, उसके उसके मुतालिक सारा कॉन्टेक्स्ट बना रहा है, बजाय इसके कि वो किसी वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, वो फरहान को मतलब एक सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और इन हिज लॉन, ये आगे जो उनसे इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब फर्दर जो उनसे प्रपोजिशनल फ्रेज बना दिया गया, और उसके बाद उसका जो उनसे वो सब्जेक्ट वगैरह, ये एक फर्दर जो उनसे एक एक्सटेंडेड सेंटेंस का फिर स्ट्रक्चर आ जाएगा। लेकिन हमें जो उनसे बात चाहिए थी फरहान डू हिज गार्डनिंग, अब इधर डू हिज गार्डनिंग के मतलब फरहान के बाद एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो उनसे बन गया, और उसी में ही हमें जो उनसे जेरेंड मिल गया, मतलब गार्डनिंग। तो बिल्कुल आज का लेक्चर इधर तक ही था, और नेक्स्ट जो उनसे हैं हम जेरेंट तो मुकम्मल हो चुका है, इन्फिनेटिव्स को पढ़ेंगे और उसके बाद पार्टिसिपल्स को। बहुत जल्द मैं उनके भी जो उनसे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरी बातों की समझ आ रही है तो आप जो उनसे मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे यकीनन जो उनसे टीचर्स को भी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है कि उनके स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। बहुत शुक्रिया।